दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2015 का सॉल्यूशन। ये नीट 2015 के केमिस्ट्री पोर्शन का सॉल्यूशन है। नीट में 180 प्रश्न आते हैं, 45 फिजिक्स के और 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी के। तो 45 फिजिक्स के बाद 46 से शुरू होता है केमिस्ट्री पोर्शन। केमिस्ट्री पोर्शन का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज़ में सिग्मा और पाई आबंधों की संख्या समान है? तो ये हमारा XeO4, इसमें सिग्मा बंध भी 4 और पाई बंध भी 4 हैं, यानी सिग्मा बंध और पाई बंध समान है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही है। ये है स्पीसीज AR के प्लस आयन तथा Ca प्लस प्लस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। कौन से क्रम में इनकी त्रिज्या बढ़ रही है? तो AR के प्लस आयन और Ca प्लस प्लस आयन ये हमारे सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो धनात्मक आवेश में वृद्धि के साथ साथ आयनिक त्रिज्या में कमी होती है। तो इसमें जिसका धनावेश ज़्यादा होगा उसकी त्रिज्या सबसे कम होगी। सबसे ज़्यादा धनावेश हमारा कैल्शियम पर है, तो इसकी सबसे कम त्रिज्या होगी। तो ये है हमारा बी ऑप्शन में, इससे कम के प्लस आयन है और सबसे कम है हमारा AR पे धनात्मक आवेश। तो AR की त्रिज्या जो है सबसे अधिक होगी। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। सोडियम पंप की क्रिया एक जैविक प्रक्रिया है जो कि सभी जंतुओं की कोशिका में संचालित होती है। निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण जैविक आयन इस पंप का घटक है? तो सोडियम पंप को हम सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली की आर पार सोडियम तथा पोटेशियम आयनों की गति सक्रिय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इस प्रक्रिया में ATP के जल अपघटन से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया कोशिका के बाहर Na+ की अधिकता तथा कोशिका के अंदर K+ आयन की अधिकता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है। तो इसमें जो जैविक आयन है इस पंप का घटक वो है K+ आयन। तो सी ऑप्शन इसका भी सही है। सामान्यतः धातुएं अयस्क में नाइट्रेट के रूप में नहीं पाई जाती हैं। ऊपर दिए गए परीक्षण के लिए निम्नलिखित दो कारण दिए गए में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये हमें बताना है। पहला कारण है धातुओं के नाइट्रेट अति अस्थायी होते हैं और धातुओं के नाइट्रेट जल में अति विलय होते हैं। तो इसमें पहला जो कथन है वो सही नहीं है, दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं, कथन एक गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो सी ऑप्शन सही है। 50वां प्रश्न है, क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेटों का जल में विलेयता का घटता हुआ क्रम है। तो साथियों, सल्फेटों की विलेयता समूह में नीचे जाने पर सल्फेटों की विलेयता कम हो जाती है। तो इसमें Mg की सबसे अधिक होगी, उससे कम होगी Ca की और उससे कम होगी Sr और सबसे कम होगी Ba की। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। लैंथेनाइड के संकुचन के कारण निम्न में से कौन से तत्वों के युग्मों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान हैं? कोष्ठक में दी गई संख्या परमाणु संख्या है, तो इसमें लगभग समान हमारे Zr और HF की है, जिनका परमाणु क्रमांक हमारा 40 और 72 है। तो सी ऑप्शन इसका भी सही है। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसमें आयरन का ऑक्सीकरण नहीं होता है? तो पहले ऑप्शन में दिया गया है लोहे की शीट पर जंग लगना। तो इसकी ये क्रिया हो रही है, लोहे की शीट पर जंग लगती है पानी और ऑक्सीजन के कारण। तो इसमें हमारी Fe की जो ऑक्सीजन संख्या है वो लोहे की 0 है। अब यहाँ पर जो जंग लगी इसके बाद Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या हो गई वो +3 हो गई है। तो इसका मतलब है यहाँ आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरी जो प्रक्रिया है उसमें क्या है, CuSO4 के नीले विलयन का आयरन द्वारा रंगीन होना। इसमें क्या हुआ, हमारा FeSO4 बन गया। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +2 हो गई। यहाँ भी ऑक्सीकरण यानी आयरन का हो रहा है। तीसरा है हमारा Fe से FeCO5 का बनना। यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 थी और यहाँ भी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। तो इसका मतलब है कि हमारे आयरन का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। और चौथा जो है वो भाप से आयरन द्वारा उच्च ताप पर हाइड्रोजन का निकलना, ये हाइड्रोजन हमारी निकल रही है, यहाँ भी
ऑक्सीकरण का संख्या में चेंजिंग हो रही है, यहाँ +3 हो गई है, तो इसमें भी ऑक्सीकरण हो रहा है। तो सी ऑप्शन है हमारा वो सही है। Fe से FeCO5 का बनने में क्या है, आयरन का ऑक्सीकरण नहीं होता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में से कौन सा आयनों का युग्म सम इलेक्ट्रॉनी एवं सम संरचनात्मक है? तो देखते हैं इसमें CO3 के इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सी के हमारे 6 होंगे, ओ के 8, 8 दिए 24 और 2 ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गए हमारे 26 और 6 32। इसी तरीके से एस के 16, O3 के 24 और 2, ये होंगे हमारे 26 और 16 42। तो ये हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन 32 हैं, ये 42 हैं, तो ये भी हमारा ए सही नहीं है। बी में देखते हैं Cl के 17, O3 के 24, 8 के 24 होते हैं और 1, ये हो गए हमारे 25 और 17 42 और सी के हमारे 6 और ये हो गए हमारे 8 के 24 और ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे और हैं, तो ये भी हमारे क्या हो गए 32 हो गए। तो ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन में आ जाते हैं। इसमें सी ऑप्शन में दिया है SO3 और NO3। SO3 के S हमारे 16 हो गए, O3 के 24, 8 के 24 हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा हैं, तो ये हो गए हमारे 26 और 16 42। N के हमारे हो गए 7 और ये 24 और ये 1 इलेक्ट्रॉन और है, तो इसमें होता है हमारे 25 7 32, तो ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। हमारा डी बचता है, तो यही हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। अब फिर भी इसको हम देख लेते हैं। Cl के 17, O3 के 24 और 1 इलेक्ट्रॉन, ये होगा हमारे 25 7 42। S के 16, O के 24 और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस माइनस लगे हुए हैं, तो ये 42 हो गए। यहाँ से देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन, इसके भी ClO3 माइनस का भी 42 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और SO3 माइनस माइनस इसमें भी 42 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक है और इनकी जो आकृति है वो पिरामिडीय है, तो डी ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, सही होगा। ClO3 माइनस और SO3 माइनस माइनस यही हमारे सम इलेक्ट्रॉनी एवं सम संरचनात्मक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही आवंत कोटि को दर्शाता है? तो देखते हैं इसमें आवंत क्रम किसका कितना होगा। तो O2 माइनस का बंध क्रम होगा, ये हमारा बंध क्रम होता है। हमारा आवंत आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस प्रतिबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो O2 माइनस में क्या होगा, हमारे आवंत आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी 10 होगी और प्रतिबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होगी। बटे 2 ये हो जाएगा 3/2 और ये इसका बंध क्रम आ गया है 1.5। इस तरीके से O2 के बंध क्रम में क्या होगा, 10 माइनस यहाँ पर प्रतिबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन संख्या 6 होगी, बटे 2 ये आ गई हमारे 4/2, इसका मतलब बंध क्रम 2 आ गया है। और इसी तरीके से O2 प्लस का बंध क्रम होगा, उसमें प्रतिबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन संख्या 5 होगी, बटे 2 ये आ गया 5/2 और ये आ गया 2.5। यानी चार्ज बढ़ने के साथ इसकी जो आवंत क्रम है वो बढ़ रहा है। तो सबसे कम होगा O2 माइनस का, उससे अधिक होगा O2 और उससे O2 प्लस का, यानी 2.5 होगा। तो देखते हैं हमारा O2 माइनस सबसे कम होगा O2 माइनस और उससे अधिक होगा O2 और सबसे अधिक होगा O2 प्लस की आवंत क्रम। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कुछ गुण सामान्य हैं, निम्न में से कौन सा गुण एक यौगिक दर्शाता है जबकि दूसरा नहीं? तो ए ऑप्शन में दिए अम्ल वर्षा देता है, तो ये दोनों ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा देते हैं, अपचायक भी हैं दोनों और जल में विलेय भी हैं। डी ऑप्शन में दिया है खाद्य परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो सोडियम निर्माण में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और बाइसल्फाइड का जो है खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें प्रयोग आता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में से किसमें नाइट्रोजन पर आवंत कोण अधिकतम है? तो देखते हैं कितना कितना आवंत कोण होता है। तो NO2 इसमें आवंत कोण होता है 120 डिग्री से कम
NO2 माइनस में 115.4 डिग्री अवंत कोण होता है और NO2 प्लस में 180 डिग्री और NO3 माइनस में 120 डिग्री। तो यहाँ देख रहे हैं अवंत कोण सबसे अधिक हमारा क्या है 180 जो है NO2 प्लस का। NO2 प्लस यानी सी ऑप्शन हमारा सही है, इसका ही सबसे अधिक है अवंत कोण। अगले प्रश्न में है चुंबकीय आघूर्ण 2.84 BM किस में होता है, यानी परमाणु संख्या Ni, Ti, Cr और Cu को वर्ड दिया है। तो इसमें +2 है, +3, +3, +2। तो इसमें किस में होगा जिसका चुंबकीय आघूर्ण हमारा 2.84 हो। तो चुंबकीय आघूर्ण हमारा दिया जाता है चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n+2, जहाँ n जो है डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ म्यू दिया गया है, म्यू यानी चुंबकीय आघूर्ण ये है 2.84, रूट हटा दें या तो यहाँ वर्ग हो जाएगा n × n+2। तो ये हो जाएगा n² + 2n, इसका स्क्वायर करें तो लगभग हमारा 8 आ रहा है। तो ये इसको प्रश्नांतर कर लेंगे n² + 2n - 8 = 0, इससे गुणनखंड कर लें तो ये हो जाएगी n+4 × n-2 बराबर 0। यहाँ से n+4 बराबर 0 ले लेते हैं तो फिर ये n बराबर -4 आ जाएगा, जो कि संख्या में नहीं आएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है इसमें। तो ये हमारा निगलेक्ट कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा। n-2 बराबर 0 है तो n की वैल्यू 2 आ जाती है। तो इसमें n की वैल्यू किस में 2 है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 आना चाहिए। वो किस में आएगी, वो आती है हमारी Ni++ में। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया के साथ विभिन्न अष्टफलकीय संकुल बनाता है, इनमें से कौन सिल्वर नाइट्रेट के साथ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोराइड आयन का परीक्षण नहीं देगा। तो इसमें पहले ऑप्शन में दिया गया है COCl3 3NH3। तो ये जो है आयनित नहीं होता है, इसलिए क्लोराइड आयन परीक्षण नहीं देता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 59वां प्रश्न है, इसमें COCN6 माइनस यानी 3 माइनस का चार्ज है के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ये COCN का होल 6 माइनस के पास अयुग्मी इलेक्ट्रॉन नहीं है तथा निम्न पृथक्करण विन्यास होगा। तो ये जो है सही कथन है, बाकी के जो कथन है वो सही नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 60वां प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से किस ग्राफ के ढलान से अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है। तो आर्हेनियस समीकरण द्वारा आर्हेनियस ने एक समीकरण दिया था, इसके जरिए से के बराबर होता है Ae⁻⁸ जहाँ EA जो है वो सक्रियण की ऊर्जा है। इसका हम अगर दोनों साइड में लॉग लेते हैं तो लॉग के बराबर आ जाएगा log e⁻⁸ प्लस log A। यहाँ से आधार इसका सेम ई, लॉग का भी आधार ई है तो यहाँ से हट जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं log k माइनस EA/RT प्लस log A। तो ये जो समीकरण आ रहा है वो हमारा इस रूप में है, y बराबर mx प्लस c के रूप में है। यहाँ y log k हो तो m हमारी आ जाएगी EA/R और यही हमारी क्या होगी ढलान। तो x की जगह आ जाएगा 1/T। तो अगर हम x y पर कोई ग्राफ लेते हैं तो ये अगर x है यानी 1/T, ये हमारी y है log k, तो फिर इसका जो स्लैप होगा यानी ढलान वो आएगा -E/R। ये हमारा क्या है ढलान है। तो देख रहे हैं हम log k और 1/T के बीच में जो ग्राफ लिया गया है तो हमारा ढलान का निर्धारण हो रहा है, यानी सक्रिय ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है किस किस में ln(k) vs 1/T। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही है। 61वां प्रश्न है, आदर्श विलयन के लिए इसका मान 0 के बराबर न होगा।
तो यहाँ आदर्श विलयन की बात चल रही है, तो आदर्श विलयन के बनने में न तो ऊर्जा अवशोषित होती है और ना ही ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसलिए डेल एच की वैल्यू हमारी शून्य के बराबर होगी। और फिर घटकों के आयतन का योग और मिश्रण के विलयन के आयतन के बराबर होता है, तो डेल वी भी ज़ीरो होगा, तो इसलिए जो है डेल एस ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एक गैस के मिश्रण में H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का अनुपात 1:4 है। मिश्रण में इन दोनों गैसों का मोल अनुपात कितना होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैसों का अनुपात दिया गया है, ये है 1:4। तो हम मान लें H2 की मात्रा कितनी होगी, अगर x ग्राम मान लेते हैं तो O2 की मात्रा 4x होगी, यानी ये 4 गुना होगी। हाइड्रोजन का अणुभार 2 होगा और ऑक्सीजन का अणुभार 32। अब हमें मोल अनुपात निकालना है, तो H2 के मोलों की संख्या ये होगी मात्रा बटे अणुभार, और O2 के मोलों की संख्या ये होगी मात्रा यानी द्रव्यमान बटे अणुभार 32। 4×32 हो गया, ये हो गया 1x/8। अब हमें मोलर अनुपात निकालना है। मोलर अनुपात H2 यानी हाइड्रोजन के मोलों की संख्या x/2 और ऑक्सीजन के मोलों की संख्या x/8। x से s कट गया, 8 ऊपर पहुंच गया, 8/2, 2 चाकू 8, ये हो गया 4:1। 4:1 ये है हमारा बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, एक दी गई धातु घनी संरचना में क्रिस्टलित होती है, इसके कोर यानी किनारे की लंबाई 361 pm है। यदि एक यूनिट सेल में 4 धातु परमाणु हैं तो एक परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी? तो धातु जो है घनी संरचना में क्रिस्टलित होती है और एक यूनिट सेल में 4 धातु परमाणु हैं, तो फिर ये घन के आकार में होगी। तो अगर इसके विकर्ण को लें तो ये विकर्ण बराबर आ जाएगा, अगर परमाणु की त्रिज्या r है तो ये 2r और ये 2r, 4r के बराबर होगी। विकर्ण होता है हमारा √2, ये a हमारी क्या है, कोर है, ये 4r के बराबर हो जाएगी। r बराबर आ जाएगी √2 × a/4। a की वैल्यू हमारी 361 दी गई है पिकोमीटर में, √2/4। √2 की वैल्यू लगा देते हैं, 361 × 1.414/4। इसको सॉल्व किया गया है तो ये आई है लगभग 127.61। तो त्रिज्या की लंबाई हमारी आ गई लगभग 127 हमारा बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन सही है। अभिक्रिया में किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को दोगुना किया जाता है तो उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रभावित नहीं होता है, उस अभिक्रिया की कोटि है। तो हम देख रहे हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है, और इस प्रश्न में दिया गया है कि अर्ध आयुकाल प्रभावित नहीं होता, तो ये है हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। एक विशेष अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक 1.6 × 10⁻12 है, तो साम्यावस्था पर निकाय में होंगे। अभिक्रिया के लिए मान लिया ए कोई अभिक्रिया है, ये उत्क्रमणीय है, बी उत्पाद है हमारे, तो इसके लिए हमारा साम्य स्थिरांक होता है जहाँ ए क्रियाकारक हैं और बी जो है हमारे उत्पाद हैं। तो साम्य स्थिरांक जो होता है के बराबर उत्पादों से कृत द्रव्यमान साम्यावस्था में और ए क्रियात्मक क्रियाकारकों का सकृत द्रव्यमान। यहाँ के की वैल्यू दी गई है 1.6 × 10⁻12 बराबर b/a। तो यहाँ से देख रहे हैं 1.6 × 10⁻12 × a इक्वल टू b, यानी उत्पाद का सकृत द्रव्यमान। तो इसमें हम b है हमारे उत्पाद अधिक होंगे
ए के मुकाबले में, यानी क्रिया कारक के मुकाबले में। तो क्या होगा, साम्यावस्था पर निकाय में होंगे अधिकांश उत्पाद होंगे, यानी बी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। एक यंत्र जो हाइड्रोजन एवं मीथेन जैसे फ्यूल की दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो कहलाता है फ्यूल ईंधन सेल। ये फ्यूल मतलब ईंधन, ईंधन सेल जो है वो एक युक्ति है जो हाइड्रोजन और मीथेन जैसे ईंधन की दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वो हमारा क्या है, फ्यूल यानी ईंधन सेल। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 67वां प्रश्न है, एक्स के 0.2 मोल पर किलोग्राम जलीय विलयन का क्वथनांक वाई के सममोलल जलीय विलयन से अधिक है। निम्न में से कौन सा कथन इस अवस्था के लिए सही है। विलयन की मोललता x ये बराबर होगी हमारी y के सममोलल जलीय विलयन है, तो x की है वही y की होगी, तो ये हो जाएगी हमारी 0.2 मोल पर किलोग्राम। अब हम जानते हैं कि क्वथनांक के उन्नयन विलयन की मोलल सांद्रता के समानुपाती होती है, यानी डेल टी बी इज प्रोपोर्शनल टू m, जहाँ m जो है वो मोललता है। ये हमारा t बराबर हो जाएगा के बी एम, जहाँ के बी हो जाएगा वो मोलल क्वथनांक होगा। अगर इसको असंख्य गुणधर्मों के रूप में लिखा जाए तो डेल टी बी बराबर ये हमारा है क्वथनांक में उन्नयन, तो ये हो जाएगा आई के बी एम, जहाँ आई जो है वो वांट हाफ फैक्टर है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि क्वथनांक में उन्नयन डेल टी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। प्रश्न में दिया गया है कि x के 0.2 मोल पर किलोग्राम के जलीय विलयन का क्वथनांक y के जो अधिक है, तो क्वथनांक उन्नयन टी बी ऑफ x इज ग्रेटर देन क्वथनांक उन्नयन टी बी ऑफ y। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि विलयन x का जो है क्या होगा, वियोजन होगा। तो इसका x के जल में वियोजन होता है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। 68वें प्रश्न में देखें, निम्नलिखित वैद्युत अपघट्ट में से किसके वांट हाफ गुणक I का मान Al2SO4 का होल थ्राइस के मान के समान है यदि सभी 100% आयनित हैं। तो प्रश्न में दिया गया है Al2SO4 का होल थ्राइस के I का मान, I यानी वांट हाफ गुणक, तो वांट हाफ गुणांक यानी इसको आई से डिनोट करते हैं। ये दिया जाता है वियोजन के बाद अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान अपॉन वियोजन से पूर्व अणुसंख्यक गुणधर्म का सामान्य मान। तो ये आई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वियोजन से पहले कितने अणु हैं किसी यौगिक के, यहाँ देख रहे हैं इसका एक अणु है। अब ये वियोजन के बाद किस तरह वियोजन होता है, तो ये होता है हमारा Al प्लस 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 2 अणु इसके हो जाते हैं और 3 इंटू SO4 माइनस माइनस, इस तरीके से ये वियोजित हो गया है Al2SO4 का होल थ्राइस। अब इसका मान कितना होगा, तो वियोजन से पहले 1 था, अपॉन में 1 आ जाएगा और ऊपर आ जाएंगे हमारे 2 अणु Al के हो गए और 3 अणु SO4 के, तो 2 और 3 ये हो गए 5 अपॉन 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन में हो से कोई नहीं है 5 का, ये आई की वैल्यू 5 होगी। अब इनमें ए बी सी डी में ऑप्शन में 2 यौगिक दी गए हैं, उनमें आई की वैल्यू कितनी होगी, जो आई के इस Al2SO4 का आई का मान 5 है वो 5 के बराबर हो। तो K2 ये हमारा वियोजित होगा 2K प्लस SO4 माइनस माइनस, तो यहाँ आई का मान कितना होगा, 2 पोटेशियम के हैं और 1 सल्फेट का है, तो ये हो जाएगा आई का मान 2 और 1 3 बटे में ये एक ही अणु है वियोजित से पहले। अब ये देखते हैं बी ऑप्शन में 3K प्लस FeCN का होल 6 माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी ये 3 अणु है और ये 1 है, तो आई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4। सी ऑप्शन में Al प्लस प्लस प्लस
प्लस 3NO3 माइनस। तो यहाँ आई की वैल्यू कितनी होगी, 3 अणु इसके होंगे, एक इसका होगा, इसकी वैल्यू भी 4 होगी। अब देखते हैं डी में। यहाँ अब तक कोई भी इसके 5 के बराबर नहीं आई है, पहले में 3 थी, बाकी 4 4 है, डी में ही होगी। डी ऑप्शन ही बचा है हमारा, तो ये हो जाएंगे हमारे 4K प्लस FeCN का होल 6 माइनस। इसमें आई की वैल्यू देखें तो 4 अणु इसके हो गए, एक इसका हो गया, ये है 5 जो हमारे Al2SO4 का होल थ्राइस की 1/2 गुणक के मान आई के 5 के बराबर है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन में आया है आई की वैल्यू Al2SO4 का होल थ्राइस के बराबर, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या Fe++ जिसका परमाणु क्रमांक 26 है में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं है। तो इसमें देखें Mg के Z12, Cl के Z17 और Fe का जो परमाणु है उसकी परमाणु संख्या 26 है और Ne के 10। अब Fe++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो Ar और 3d6 4s0 के बराबर होगा। तो 3d6 यानी डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन संख्या हमारी 6 है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन संख्या इसमें Mg में s इलेक्ट्रॉनों के बराबर और Cl में p इलेक्ट्रॉनों के बराबर, जो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बराबर यानी किसके बराबर नहीं है। तो हम इसमें देखें Cl को देखते हैं, तो Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6। इसके बाद इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा 3s2 और 3p5, यानी 2 2 4 6 10 और 5 15 2 17। तो p इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, p इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी आ रही है 6 इसमें है और 5 इसमें है, कितने हो गए 11। अब यहाँ पर d इलेक्ट्रॉनों में कितने हैं, Fe++ में 6 हैं, तो ये d इलेक्ट्रॉन की संख्या p इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं है, तो बी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। निम्न स्पीशीज में आबंध कोटि का सही क्रम है। अब हम इसमें निकालेंगे आबंध कोटि। तो आबंध कोटि दी जाती है हमारी Nb - Na/2, यानी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का अंतर का आधा जो है हमारा आबंध कोटि कहलाती है। अब हमारे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो हम निकाल लेते हैं। O2++ में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ये प्लस यानी +2 चार्ज है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। O पे 8 होते हैं और O2 में 8 दूनी 16, 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पर ऑर्बिटल का ऊर्जा स्तर का क्रम हमारा ये होगा 1s 2s और 2p। यहाँ ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और ये एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 4 हो गए, 2 इसमें 2 इसमें, s ऑर्बिटल में 2 ही होते हैं। अब ये हो गए 2 4 6 8। अब ये जाएगा pz में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 10। अब ये ऊर्जा स्तर हमारे बराबर होते हैं px और py। तो ये px इसमें p ऑर्बिटल में भी 3 उपकोष होते हैं, तो इसमें एक x px py pz, इसमें पहले एक जाता है फिर ये जोड़ा बनता है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने हो गए हैं इसमें 12 और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें हो गए, ये हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए हैं। एंटी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा। तो इसमें देख लेते हैं NAB कितने होंगे। NB बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 2 4 6 और ये 8 और ये 10। तो ये हो गए हमारे 10 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, तो ये 4 हो गए बट्टे 2। यहाँ हो गए 6 बट्टे 2, 2 किस कट जाएगा 3 दूनी 6, यानी 3
इसमें आवंत कोटि आ गई है O++ की। अब O+ की यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ पर यह हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ होंगे हमारे 15 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरीके से यहाँ अगर देखें तो ये 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गए हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा एंटी बॉन्ड ऑर्बिटल में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ देखें तो ये 10 के 10 ही रहे, 15वें इलेक्ट्रॉन पहुँचाए वो एंटी बॉन्ड में पहुँचाए तो ये 5 हो जाएंगे। ये रह गए 5/2 यानी 2.5। ये हमारा आ गया आवंत कोटि। अब O2- में यहाँ 8 2 16 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये 17 इलेक्ट्रॉन है। अब 17 इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहले 1 जाएगा तो ये हो गए हमारे 16 और 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ये पूरा हो जाएगा, युग्म बन जाएगा, युग्म इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 1 यहाँ रह जाएगा। ये हो जाएंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 और 1 17। अब यहाँ पर हमारे 1 2 और 1 3 3 2 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन हमारे एंटी बॉन्ड होंगे और ये हमारे 10 ही रहे हैं, तो 10 में से 7 घटा दिए, /2 3/2, ये हो जाएगा 1.5। अब इसमें हम देख रहे हैं सबसे अधिक है O2++ की, ये है O2+ की और ये है O2- की। तो आवंत कोटि का जो सही क्रम होगा वो होगा O2++ का सबसे अधिक होगा, फिर O2+ का और उससे कम होगा O2- का। तो ये सही क्रम है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, O2++, O2+, O2-, ये हमारा सही क्रम है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के बराबर है। इसमें किसके बराबर है, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग, किसी कक्षक में स्थित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हमारा ये दिया जाता है फॉर्मूला से L+1 × h/2π। एस कक्षक के लिए L का मान 0, P कक्षक के लिए L का मान 1 और D कक्षक के लिए L की वैल्यू 2 रख देते हैं और F के लिए L की वैल्यू 3 रखी जाती है। यहाँ पर ये पूछ रहा है हमारा D कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकालना है, तो L की वैल्यू हम 2 लगा देते हैं, तो रूट के अंदर 2 2 1 × h/2π। चूँकि h बराबर होता है h/2π, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 2 और 1 3 3 दूनी 6 6h×। तो यहाँ पर कोणीय संवेग हमारा आएगा डी कक्षक के लिए √6h। तो यह है √6h, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में है Ag2Cr4, AgCl, AgBr और Agi के Sp यानी विभेदक गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं 1.1 × 10⁻10 12, 1.8 × 10, 5 1 × 13 और 8.3 × 10⁻17 है। निम्न में से कौन सा लवण सबसे अंत में अवक्षेपित होगा यदि AgNO3 का विलयन समान मोलों के NaCl, NaBr, NaI और Na2CrO4 में डाला जाता है। इस प्रश्न में हमें निकालना है कि कौन सा लवण सबसे अंत में अवक्षेपित होगा। तो हम सबसे पहले इन सभी लवणों की विलेयता निकाल लेते हैं, जिसकी विलेयता उच्च होगी वही लवण सबसे अंत में अवक्षेपित होगा। ये हमारा Ag2CrO4, ये हमारा Ag+ CrO4- में आयनों में वियोजित होगा। Agi में Ag+ I-, यहाँ भी S विलेयता आ जाएगी हमारी रूट। Agi के लिए है 8.3 × 10⁻17, इसकी विलेयता S, तो ये 2S हो जाएगा, इसकी विलेयता S है, तो Ksp यानी विलेयता गुणनफल ये हो जाएगा 2S² × S।
ये हो जाएगा 2 दूनी 4 SQ। Ag2CrO4 के लिए हमारा जो KsP है 1.1 × 10⁻12 है। तो यहाँ से विलेयता आ जाएगी S बराबर क्यूब रूट 1.1 × 10⁻12/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मान आ रहा है हमारा 0.65 × 10⁻4। ये हमारी विलेयता आ गई है Ag2CrO4 के लिए। अब हम दूसरे लवणों के निकालते हैं। AgCl के लिए AgCl आयनीकृत होगा Ag+ और Cl- में, ये S तो KsP ये हो जाएगा S²। और AgCl का KsP दिया गया है 1.8। ये विलेयता आ जाएगी, बर घटा दें तो रूट में आ जाएगा 1.8 × 10⁻10। ये विलेयता आ गई है हमारी 1.3 × 10⁻5। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं दूसरे लवणों के लिए। AgBr ये आयनीकृत होगा Ag+ और Br-। तो इसके लिए भी हमारी S आ जाएगी रूट KsP। अब KsP की वैल्यू हमारी AgBr के लिए 5 × 10⁻13 और इसकी वैल्यू आ गई 0.71 × 10⁻6। इसी तरीके से निकाल लेते हैं हम AgI के लिए और इसको सॉल्व किया तो इसकी विलेयता आ गई 0.9 × 10⁻6। तो इसमें और इसमें देखें तो जो सबसे अधिक विलेयता जो आ रही है वो ये आ रही है माइनस की 4 पावर है 10⁻⁻4। ये है Ag2CrO4 के लिए। तो Ag2CrO4 की विलेयता सबसे जो है उच्च है, इसलिए ये Ag2CrO4 सबसे अंत में अवक्षेपित होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही है। 73वां प्रश्न है, कॉलॉइडी विलयन का कौन सा गुण कॉलॉइडी के कणों पर आवेश से स्वतंत्र है? तो ये है हमारा टिंडल प्रभाव। सौर कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है, जो उन पर उपस्थित आवेश द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्क्रमणीय प्रक्रम के साम्यावस्था के लिए सही है? ऊष्मागतिकीय साम्यावस्था का गणितीय निरूपण हमारा दिया जाता है del G = del G0 + 2.303 RT log Q। साम्यावस्था पर del G जो है वो हमारी 0 के बराबर है और Q = K के बराबर है। तो इसमें हम वैल्यू रख दें 0 बराबर del G0 + 2.303 RT log Q की जगह हमारा आ जाएगा K। तो ये यहाँ हमारा प्रश्नांतर कर लेंगे तो del G0 ये बराबर आ जाएगा -2.303 RT log K। तो यही हमारा सही है। उत्कीर्णीय प्रक्रम के साम्यावस्था के लिए del G0 - 2.30 RT log K, सी ऑप्शन हमारा सही है। 75वां प्रश्न है, बायथाइयोनल को सामान्यतः सावन में मिलाया जाता है, इस संयोजी का कार्य है। तो इसमें सामान्यतः हमारा बायथाइयोनल मिलाया जाता है। तो ये जो बायथाइयोनल है इसको सावन में मिलाने से क्या है, पूतरोधी गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ये जो बायथाइयोनल है ये त्वचा पर बैक्टीरिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ के अपघटन से उत्पन्न गंध को भी कम करता है। डी ऑप्शन हमारा सही है। 76वां प्रश्न है, प्रबल अम्लीय माध्यम में नाइट्रोबेंजीन का वैद्युत अपघटनी अपचयन देता है। तो दोस्तों दुर्बल अम्लीय माध्यम में नाइट्रोबेंजीन वैद्युत अपघटनी अपचयन एलेनिन देता है, लेकिन प्रबल अम्लीय माध्यम में नाइट्रोबेंजीन का वैद्युत अपघटनी अपचयन
पी एमिनोफिनॉल देता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन आकलन की जीवा विधि में 0.25 ग्राम कार्बनिक यौगिक 300 केल्विन ताप एवं 725 मिलीमीटर दाब पर 40 मिलीलीटर नाइट्रोजन संग्रहित होती है। यदि 300 केल्विन ताप पर वाष्प दाब 25 मिलीमीटर है तो यौगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। तो इसमें कार्बनिक यौगिक में क्या करना है, हमें नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालना है कि कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन है। तो इसमें दिया गया है 725 मीटर दाब उस यौगिक का है और वाष्प दाब हमारा 25 मिलीमीटर है। तो नाइट्रोजन का प्रायोगिक मान यानी दाब का जो प्रायोगिक मान है वो कितना हो जाएगा, हमारा 725 दाब है और वाष्प दाब है 25, तो इसमें माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 700 मिलीमीटर प्रायोगिक मान आ गया है दाब का। ड्यूमा विधि के अनुसार नाइट्रोजन के आकलन के लिए नाइट्रोजन का भार ये बराबर होता है PVm/RT। P हमारा दाब है तो ये है हमारा 700 मिलीमीटर। V आयतन कितना दिया है 40 मिलीलीटर और M जो है अणुभार है और नाइट्रोजन का अणुभार होता है 28 बटे में वायुमंडलीय दाब 760 गुणा 1000, R की वैल्यू 0.0821 और T हमारा क्या है ताप है और ये है 300 केल्विन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 2 3 1 2 3, ये 2 0 कट जाएंगे, यहाँ से 0.2 अंक इधर हट जाएगा और 1 0 ये काट दें तो ये 1 अंक और हट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 7 चौक 28 76 रह जाएगा, ये हो जाएगा 8 से 21 गुणा 3। इसको सॉल्व किया तो आ गया है 0.0042 ग्राम। ये हमारे यौगिक में नाइट्रोजन की मात्रा आ गई है। अब इसका परसेंट निकालना है। नाइट्रोजन का भार परसेंट ये आ जाएगा हमारा जो यौगिक है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 0.042 इंटू 100 अपॉन यौगिक की मात्रा कितनी है 0.25। इसको सॉल्व किया तो आ गया है हमारा 16.57%। इसमें देखें 16.76, तो यही हमारा आंसर सही है, तो सी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन से यौगिक में CCl आवंत के आयनीकरण से सबसे ज़्यादा स्थायी कार्बोनियम आयन देता है। कार्बोधनायन का स्थायित्व का क्रम जो है वो ये है 3 डिग्री का ज़्यादा स्थायित्व होगा, उससे कम 2 डिग्री का, उससे कम 1 डिग्री का, और इससे कम होगा मैथिल कार्बन अणु से जुड़े अधिक एल्किल समूह जो है अधिक धनात्मक आवेश को ले जाएंगे तथा इसकी धनात्मक आवेश को पेरियोडिक प्रभाव द्वारा स्थायी करने की प्रवृत्ति होगी, इसलिए ये जो है अधिक स्थायी होंगे। तो जो ए ऑप्शन में हमारी दी गई है CH3, CH3 और ये Cl। अब इसमें से हमारा अगर Cl परमाणु निकल जाए तो फिर जो हमारी संरचना बचेगी CH3C, ये प्लस आयन बचेगा CH3 और ये हमारा CH3। ये जो आएगा वो तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन आएगा। ये संरचना 9 अल्फा हाइड्रोजन और 3 एल्किल समूह के कारण अधिक स्थायी होती है। तो ये संरचना है हमारी बी ऑप्शन में, तो ये हमारा ज़्यादा स्थायी होगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में ये एक अभिक्रिया दी गई है, तो ये अभिक्रिया है हमारी एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जो अभिक्रिया या ईथरों का फिनॉक्साइड से निर्माण विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। ये हमारी क्रिया हो रही है और ऑप्शन में दिया ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है विलियमसन संश्लेषण की अभिक्रिया, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ये प्रश्न है C6H5CH डबल बॉन्ड CH3 की HBr के साथ अभिक्रिया से प्राप्त होता है।
तो ये क्रिया हमारी HBr के साथ धीमी गति से संपन्न होती है। यहाँ से H जो है निकलकर CH5 CH2 CH3 का स्थायी कार्बोधनाइन प्राप्त होता है और फिर इसमें C6H5CH ये हमारा होता है स्थायी कार्बोधनाइन। CH2 CH3 में Br जो है युगात्मक अभिक्रिया देता है, तो ये C6H5CH के साथ Br जुड़ जाता है CH2 CH3, तो ये हमारा उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये उत्पाद हम देखें किस में है, ये है हमारा ए ऑप्शन में C6H5CH Br CH2 CH3, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में से किस चक्रीय यौगिक के औजोनीकरण से एकल यौगिक बनता है जिसकी संरचना ये है। ये हमारा यौगिक बन रहा है एकल यौगिक जिसकी संरचना हमारी दी गई है OHC CH2 CH CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड हमारा O है। तो ये देखना है हमारे निम्न में ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से किस यौगिक से ये रचना बनेगी, हमारी यौगिक बनेगा। तो देखते हैं ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन, सी। तो ये है हमारा पहले ही ऑप्शन में CH3 और CH3 दो मेथिल समूह लगे हुए हैं इसमें। इस यौगिक का औजोनीकरण किया जा रहा है, तो इससे हमारा यौगिक बनता है वो है हमारा OCH CH2 CH CH3 CH3 डबल बॉन्ड O। तो ये है ए ऑप्शन में। इस यौगिक का औजोनीकरण करने से हमारा ये यौगिक बनता है जिसकी संरचना हमारी दी गई है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। साइक्लोपेंटेनॉन की क्रिया मिथाइल लिथियम से करने से कौन सी स्पीशीज बनती है। तो ये हमारा साइक्लोपेंटेनॉन ये मिथाइल लिथियम से क्रिया करके ये बनाता है लिथियम साइक्लोपेंटेनॉइल एनाइन। यहाँ पर जो है मेथिल लिथियम साइक्लोपेंटेनॉन सक्रिय प्रोटॉन को पृथक कर मीथेन के साथ लिथियम साइक्लोपेंटेनॉइल एनाइन बनाता है, तो ये है साइक्लोपेंटेनोनॉइल रेनाइन, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में से किस यौगिक में अति संयुग्मन पाया जाता है। तो देखते हैं इसमें सी ऑप्शन में दिया है केवल थर्ड में अति संयुग्मन होगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। नाभिक स्नेह विक्रिया होने के लिए निम्न में कौन सा इलेक्ट्रॉन विस्थापन सबसे ज़्यादा सही है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं A B C D, तो सी ऑप्शन में देख रहे हैं कि ये जो है बहुत आसानी से नाभिक स्नेही अभिक्रिया देगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। इथाइल एसीटोएसीटेट को एनोलिक रूप नीचे दिया गया है, ये हमारा एनोलिक रूप है। इनमें है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड देखना है कितने कितने हैं। तो ये है हमारा संरचनात्मक सूत्र, इसमें हम बॉन्ड गिने, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड। यहाँ सिग्मा बॉन्ड होगा इससे CC से और CC से ये सिग्मा बॉन्ड होगा। ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। यहाँ चलते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड। इस तरीके से यहाँ देखें तो ये डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा ये होगा, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये, एक ये और एक ये और एक ये। तो ये कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ होंगे 18 सिग्मा बॉन्ड, एक और एक 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है हमारे। तो देखें पहले ही ऑप्शन में 18 सिग्मा बंध और 2 पाई बंध हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही है। दिए गए ये हमारे यौगिक दिए गए हैं, इनमें यौगिकों में से कौन चलायवता दर्शाते हैं। तो कीटो एनॉल चलायवता में कीटो के रूप में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये चलायवता दिखाता है। दूसरे में देखें अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड और ये भी हमारा डबल बॉन्ड हो गया है।
यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन हमारा H के साथ जुड़ गया है और यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन H के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों ही हमारे चलायवता दिखाते हैं। यहाँ वाई हाइड्रोजन चलायवता में भाग लेता है। तो इस प्रकार तीनों यौगिक ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलायवता दर्शा रहे हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। दिए गए यौगिकों में हाइड्रोजनीकरण की एंथैल्पी का सही क्रम, जो यौगिक दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें एंथैल्पी का सही क्रम क्या होगा वो हमें निकालना है। ये जो यौगिक दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनकी हाइड्रोजनीकरण की एंथैल्पी एल्कीन के स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसमें एल्कीन जितने स्थायी होगा उतना ही इसकी हाइड्रोजनीकरण की एंथैल्पी कम होगी। तो इसमें देखें सबसे अधिक होगी हमारी थर्ड की, उसके बाद सेकंड और उसके बाद फर्स्ट। तो बी ऑप्शन में है हमारा सबसे अधिक थर्ड और उसके बाद सेकंड और सबसे कम है फर्स्ट की। तो बी ऑप्शन सही है। ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रियोइक अम्ल कौन सा जैव निम्नीकरणीय बहुलक देते हैं? नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 जो है यह ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रियोइक अम्ल का प्रत्यावर्ती पॉलीएमाइड है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित संरचना में कुल पाई आवंत इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसमें पाई आवंत कितने हैं? इसमें डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा। तो 1, 2, 3, 4 डबल बॉन्ड हैं। तो इसमें चार पाई आवंत होंगे और इलेक्ट्रॉन संख्या उसमें फिर 8 होगी। तो पाई आवंत इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी। बी ऑप्शन हमारा सही है। एक कार्बनिक यौगिक X जिसका अणुसूत्र C5H10O है कि फेनिल हाइड्रोजन देता है तथा आइडोफॉर्म परीक्षण टॉलन परीक्षण के प्रति ऋणात्मक है। इसके अपचयन एन पेंटेन देता है। तो X हो सकता है। चूंकि यौगिक X फेनिल हाइड्रोजन की लब्धि देता है और आइडोफॉर्म परीक्षण और टॉलन परीक्षण नहीं देता है, तो इसमें C डबल बॉन्ड O समूह होना चाहिए। लेकिन यह तो ना तो मैथिल कीटोन है और ना ही एल्डिहाइड है। तो X की संरचना हो सकती है C3CH2 C डबल बॉन्ड O CH2CH3। अब यहाँ पर 1, 2, 3 तीसरे कार्बन परमाणु पर कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा 3 पेंटेनॉन। 3 पेंटेनॉन हो सकता है। इसका आणविक सूत्र लिखे तो ये हो जाएगा C5H10O। तो इसका अणुसूत्र हमारा C5H10O। तो ये है हमारा 3 पेंटेनॉन। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद हम शुरू करेंगे 2020 के फिजिक्स केमिस्ट्री पोर्शन के सॉल्यूशन। तो हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नीट की तैयारी हिंदी मीडियम से कर रहे हैं उनको शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।